प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव जी से कि वो अपना स्वागत संबोधन जो है वो रखे और हमारे आज के मेहमान का परिचय जो है हम सबसे करवाए। आदरणीय प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव जी। धन्यवाद डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। डॉक्टर सुरेंद्र कुमार उमंग फाउंडेशन के साथ शुरू से जुड़े हुए हैं और अभी दिल्ली विश्वविद्यालय में आप सहायक प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं और हिमाचल में आप हमीरपुर से हैं। आज हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, बहुत ही हमें गर्व महसूस हो रहा है कि आज जो हमारे यहाँ निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग है उसके माननीय अध्यक्ष मेजर जनरल कौशिक हमारे बीच में आज हमसे बातचीत करने के लिए हमारे छोटे से एक इस पे इनविटेशन पर हमारे बीच में आ गए। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और स्वागत करते हैं। उमंग फाउंडेशन एक संस्था के नाते, और आप मेरे लिए बिल्कुल नए नहीं हैं, हमारा संपर्क काफी पुराना है, एक मित्र के नाते भी और एक आपसे हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिला। और उमंग फाउंडेशन की आपने काफी सपोर्ट की है और आपने हमारे कैंप में ब्लड भी डोनेट किया है, तो उसके लिए भी आपका मैं आज हमारे जितने आज हमारे ऑडियंस या हमारे साथ व्यूअर्स जुड़े हैं उन सबके ध्यान में भी मैं लाना चाहता हूं और कि आप एक कितने सेंसिटिव एक जो आर्मी ऑफिसर थे, जब आप सर्विंग ऑफिसर थे उस समय आपने हमारी सपोर्ट की। मेजर जनरल अतुल कौशिक जैसे कि हम सब जानते हैं एक ब्रेव सोल्जर हैं, आर्मी ऑफिसर हैं और आर्मी में आपने बहुत से ऐसे क्रूशियल पोस्ट के ऊपर अपनी सेवाएं दी हैं जिस पर पूरे देश को गर्व होता है। और आप जो है एक मेजर जनरल की रैंक से आपकी जो है सेवानिवृत्ति हुई। इसके अलावा आपको ब्रेवरी के लिए काफी जो है अवार्ड मिले, यानी कि अवार्डेड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड फॉर ब्रेवरी एंड एक्सेप्शनल लीडरशिप अंडर चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस थ्राइस। 3 बार आपको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का कमेंडेशन कार्ड मिला। सेना मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस। इसके अलावा विशिष्ट सेवा मेडल आपको मिला फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज एंड ह्यूमैनिटेरियन एड एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। और आप 2005 में 1 मई को आपको कहीं पर युद्ध के मैदान में आपको एक ग्रेनेड फटने से काफी इंजरीज भी हुई, और ये भी बताता है कि आप किस लेवल के ऑफिसर रहे हैं और कितना आपने देश के लिए सैक्रिफाइस किया है। इसके अलावा आपने आर्मी में जो सेवाएं दी हैं, खास करके जो जम्मू कश्मीर में और दूसरे हिस्सों में, वो देश में काफी लोग उसकी सराहना करते हैं। और देखिए इतने सीनियर ऑफिसर होने पर भी आपके दिल में कितनी संवेदनशीलता है उन लोगों के लिए जो लोग अंडर प्रिविलेज्ड हैं। इसीलिए आपने समय समय पर उमंग फाउंडेशन का साथ दिया और उन लोगों के लिए आप एक सर्विंग ऑफिसर के तौर पे भी सामने आए जो लोग अंडर प्रिविलेज्ड हैं, और आप एक ब्लड डोनर भी हैं। आपकी हॉबीज, हैरानी की बात है कि आपको बर्ड्स में शौक है, ऑर्निथोलॉजिस्ट हैं आप, और एक आपने एक वंडर्स ऑफ फ्लाइट नाम से एक आपकी पुस्तक भी है, यानी बर्ड वाचिंग का शौक है। आप एक पक्षी जो हमारी बर्ड्स हैं उनके भी आप एक विशेषज्ञ हैं। फोटोग्राफी में आपका है, अल्पाइन स्कीयर है, माइक्रोलाइट फ्लाइंग भी आप करते रहे हैं, ट्रेकिंग एंड माउंटेनियरिंग है, और अभी आप हिमाचल प्रदेश में प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेटरी कमीशन के माननीय चेयरमैन हैं। और हम लोग काफी लोग हमारे साथ जो हिमाचल प्रदेश से अभी टोटल हमारे साथ 63 लोग अभी जुड़े हैं। काफी लोग आपको जानते हैं, और जो हिमाचल प्रदेश के बाहर के यूथ, और ये जितने लोग जुड़े हैं 99.99% ये इन लोगों का सामाजिक सरोकार है, और ये यूथ है, यूनिवर्सिटी के, कॉलेज के, और कुछ इसमें यूनिवर्सिटी और कॉलेज के टीचर्स हैं, हमारी यूनिवर्सिटी के, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, और ये लोग उस तरीके के टॉर्च बियरर्स हैं
जिनको कि हम मतलब हमें जिनसे उम्मीद होती है कि ये लोग सोसाइटी में कुछ एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करेंगे, ऐसे लोग हमारे साथ जुड़ते हैं। तो इनके ध्यान में मैं ये लाना चाहता हूं कि आपने, जनरल कौशिक ने हिमाचल प्रदेश रेगुलेटरी कमीशन के चेयरमैन का पद संभालने के बाद से जो कुछ भी काम किए हैं, बेसिकली अभी मैं इनके साथ जो है डिस्कस कर रहा था, वो काम, all those work he has done are for the best, for watching the best interest of the students and watching the and protecting the rights of students studying in the private educational institutions. अब जैसे अगर कोई वहां पर टीचर है और उस टीचर की योग्यताएं पूरी नहीं है, तो जो वो पढ़ाएगा दरअसल वो राइट्स ऑफ स्टूडेंट्स को वायलेट करेगा। जो हमारे शिक्षकों की जो योग्यताएं हैं उसको पूरा न करने वाला व्यक्ति, जो हम अंत में देखेंगे, तो वो व्यक्ति उन लोगों के जो वहां पर पढ़ने आए हैं उनके अधिकारों का खुला उल्लंघन करेगा। तो हम इसको राइट्स बेस्ड अप्रोच की ओर से देखें तो इनका जो काम है पूरे देश में अनमैचेबल है। जिस तरीके से इन्होंने प्राइवेट कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर से लेकर के वहां के प्रोफेसर्स, डीन, एचओडीज, जो दूसरे वहां पे टीचर्स हैं, उनको जिस तरीके से इन्होंने उनकी जो है, हम कहते हैं कि उनमें एक मोटिवेशन भी लाए कि वो लोग खुद को भी देखें कि वो लोग कहां पर ठहरे हुए हैं, और एक डर भी पैदा किया कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस कम पैसों में मनमानी करके जो लोग पात्र नहीं है ऐसे टीचर्स को नहीं रख सकते हैं। और आपकी वजह से कितने वाइस चांसलर्स और सो कॉल्ड प्रोफेसर्स को अपना पद छोड़ना पड़ा। ये हिमाचल प्रदेश में इससे पहले कभी नहीं हुआ था। इससे पहले भी कमीशन काम कर रहा था, लेकिन आपने जो काम किया वो पूरे देश के लिए मिसाल है। और हमारे सराउंडिंग स्टेट्स में तो लोग आपसे इंस्पिरेशन लेते हैं कि आप यहाँ पर कैसे काम कर रहे हैं। तो मैं आज के इस कार्यक्रम में पूरी उमंग फाउंडेशन की टीम की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, और हम चाहेंगे कि हम सभी का आप आज मार्गदर्शन करें कि किस तरीके से प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एक बेहतर ढंग से काम कर सकें, और आपके जो है फ्यूचर प्लान्स क्या है। जैसे इससे पहले किसी ने कल्पना नहीं की थी कि जो हमारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं उनके जॉब प्लेसमेंट्स के लिए आप लिंकेजेस एस्टेब्लिश करेंगे, आप वो गैप्स को जो है ब्रिज कर रहे हैं, जिससे वहां पढ़ने वाले जो हमारे नौजवान हैं उनका भविष्य खराब ना हो। फ्यूचर प्लान्स आपके क्या हैं, इस पर भी हम चाहेंगे, क्योंकि ये कुल मिलाकर के हिमाचल प्रदेश और दूसरे राज्यों और दूसरे देशों से यहाँ पर पढ़ने आए विद्यार्थियों के मानवाधिकारों का सीधा सीधा सवाल है। तो मैं ज्यादा अपनी बात न रखता हुआ मैं मेजर जनरल कौशिक का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आपका आभार जताता हूं, और हम चाहेंगे कि आज आप हमारा मार्गदर्शन करें। और ये जो विद्यार्थी हैं, ये विद्यार्थी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आज जो यूथ जुड़ा है, टीचर्स जुड़े हैं, ये एक टॉर्च बियरर हैं। ये लोग आपकी बात को लेकर के आगे अपनी अपनी फोरम्स पर रखेंगे, ताकि एक मैसिव लेवल पर, मास लेवल पर एक जो है जागरूकता हिमाचल प्रदेश में और दूसरे राज्यों में आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेजर जनरल अतुल कौशिक। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद प्रोफेसर श्रीवास्तव। मेरी आवाज पहुंच रही है सब तक? एम आई क्लियर? जी सर, बिल्कुल। यस सर, यस सर। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद प्रोफेसर श्रीवास्तव, डॉक्टर सुरेंद्र, और यहाँ इस वेबिनार में उपस्थित तमाम फैकल्टी, बुद्धिजीवी और स्टूडेंट्स, मेरा सबको तहे मन से नमस्कार और जय हिंद। प्रोफेसर श्रीवास्तव ने मेरे बारे में बहुत कुछ ज़्यादा ही बता दिया, तो और मैं इतना काबिल नहीं हूँ जितना उन्होंने अपने वक्तव्य में मेरे बारे में बताया। ये ज़रूर है कि फौज में जो कर्म किए थे, त्याग और निस्वार्थ भावना के जो संस्कार पाए थे, उन्हीं संस्कारों से प्रेरित होकर अब एजुकेशन फील्ड में
मैं त्याग और निस्वार्थ भावना के संस्कारों को लेकर आगे बढ़ रहा हूँ। ये मेरी एक कर्म भूमि है और उसमें जो भी मैं एक्शन ले रहा हूँ वो मैं समझता हूँ कि वो मुझे मौका मिला एक अपने कर्म और बेहतर बनाने का। उमंग फाउंडेशन बहुत पुरानी फाउंडेशन है और बहुत बड़े बड़े काम किए हैं उमंग फाउंडेशन ने, और इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। और प्रोफेसर श्रीवास्तव एक अपने आप में बड़े इंस्पायरिंग फिगर हैं, बहुत लोगों को मोटिवेट करते हैं, बहुत बच्चों को मोटिवेट किया और तरह तरह के विषय उठाए हैं प्रोफेसर श्रीवास्तव ने, उनकी टीम जो उमंग फाउंडेशन की टीम है, और इससे काफ़ी लोग प्रेरित हुए हैं और एक जैसे कहा कि एक माहौल पैदा होता है अच्छाई की तरफ, एक माहौल पैदा होता है कि हम एक नेक रास्ते में आगे चलें। ये जो राइट ऑफ स्टूडेंट्स के बारे में जो अभी हम वेबिनार में डिस्कस करने जा रहे हैं इंटरैक्शन के रूप में, पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, एक तो बीच में अगर कोई कॉल आती है और मैं 2 मिनट के दाएं बाएं हो जाता हूँ, प्लीज़ मेरे को माफ़ कीजिएगा, क्योंकि लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम आ गई और मैं अभी मोबाइल से आपसे वार्तालाप कर रहा हूँ। सो पहले तो ये देखना है कि हमें एजुकेशन का रूप क्या है आजकल। आपको मैं ले जाता हूँ अपनी सभ्यता में, पुरानी जो हमारे रीति रिवाज थे, गुरु शिष्य की जो एक परंपरा थी, और उस समय ज्ञान किस तरह से बांटा जाता था, वो ज्ञान आप सबको मालूम है कि गुरु और शिष्य के बीच में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड पैदा हो जाता था, और वो पूरे लाइफ एक शिष्य को ज्ञान दर्शन का जो मार्ग है वो गुरु देते थे। और सबसे पहला जो कार्य गुरु का होता था, एक शिष्य के मन को बदलाव लाना, एक ट्रांसफॉर्म करना शिष्य को नेक रास्ते चलने के लिए, एक संस्कार देने के लिए, एक करेक्टर, एक चरित्र के लिए प्रोत्साहित करते थे। सबसे पहला काम गुरु शिष्य हमारी सभ्यता में यही एक बहुत बड़ा कार्य होता था। हाउ टू ट्रांसफॉर्म अ स्टूडेंट, हाउ टू ट्रांसफॉर्म द करेक्टर, चरित्र में कैसे चरित्र निर्माण का काम बड़ा भारी कार्य होता था शिष्य का। और ये सब एक एकांत इलाके में, गुरुकुल में, वनस्पति के साथ, एक जंगल और पहाड़ों के इलाके में, जहाँ जहाँ आपको प्रकृति प्रेरित करती है, उस जगह पर ये शिक्षा और ज्ञान गुरु अपने शिष्यों को देते थे। एक परंपरा रही है हमारे देश की, हमारी सभ्यता की। अभी एजुकेशन में क्या परिवर्तन आया है, जो तकरीबन इंडस्ट्रियल एज के बाद, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो 300 साल पहले शुरू हुआ, और अब कहते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का 5वां फेज शुरू हो रहा है, इससे इम्पैक्ट क्या हुआ एजुकेशन में? सबसे बड़ा इम्पैक्ट एजुकेशन में टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ, और टेक्नोलॉजी ने कुछ ऐसा परिवर्तन लाया है कि हम एजुकेशन को के द्वारा स्टूडेंट्स को एक प्रोडक्ट का रूप दे देते हैं, एक वस्तु का रूप दे देते हैं। आपको हायर एजुकेशन में तैयार किया जाता है एक इंडस्ट्री के लिए। मैं सिर्फ बिजनेस फील्ड की ही नहीं बात कर रहा, किसी भी जगह आपको ट्रेनिंग दी जाती है और आपके पूरे करेक्टर को, पूरी बिहेवियर को, आपकी आदतों को चेंज किया जाता है हायर एजुकेशन में, उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री या उस पर्टिकुलर जॉब को सही तरीके से चलाने के लिए एक स्पेशलिस्ट का रूप दे दिया जाता है आपको। आज की एजुकेशन आपको प्रेरित करती है सिर्फ जॉब के लिए, जॉब, या फिर आप ज्ञान या डेटा कलेक्ट करके
आप सक्षम हो जाएं अपनी इंडस्ट्री और अपने कोई नया व्यवसाय शुरू करने के लिए। ये दो ही चीजें हैं। आज के एजुकेशन सिस्टम आपको सिर्फ प्रेरित करता है जॉब्स के लिए या अपना कोई व्यवसाय शुरू करने के लिए। जो बात होती है ट्रांसफॉर्म करना, एक करेक्टर एक का निर्माण, वो अभी थोड़ा सा धुंधला पड़ गया है। वो कुछ एक ही टीचर्स फैकल्टी होंगी जो इसकी तरफ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन की तरफ ध्यान दे रही हैं। ये बहुत मिसिंग है और देयर इज अ मेजर मिसमैच इन दिस। सो आज की एजुकेशन क्या है? आज की एजुकेशन इज डेटा। बेसिकली क्या होता है कि स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं और क्वालिफाई करते हैं एग्जाम में। क्वालिफिकेशन कैसे करते हैं? एक डेटा जो याद आता है, जो उनकी स्मरण शक्ति है, उससे याद करते हैं और उस डेटा को लिख कर एग्जाम में क्वालिफाई कर लेते हैं और वो पैरामीटर सेट हो जाता है आगे आपकी जॉब के लिए। आप चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में निकल जाएं, चाहे आप किसी और इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में चले जाएं, जो भी है वो आपका क्वालिफिकेशन है। लेकिन व्हाट इज एजुकेशन? आई बिलीव दैट एजुकेशन इज ट्रांसफॉर्मेशन। ये एक ऐसा ज्ञान है एजुकेशन जो आपको ट्रांसफॉर्म करे, आपके करेक्टर को निर्माण करे, आपको उभारे, आपको एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाए, आपकी जो क्षमताएं हैं उनको प्रबल करे और उन क्षमताओं को प्रबल करके आप देश निर्माण की तरफ जाएं। अपने ऊपर आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बने। बहुत जरूरी बात है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लें आप। और आप ये एजुकेशन आपको एक सेंस ऑफ पर्पस दिखाती है। ये मिसिंग है अभी एजुकेशन फील्ड में। ये पुरानी एजुकेशन और आज की एजुकेशन में कंपेयर कर रहा हूँ। तो आज की एजुकेशन फील्ड में सेंस ऑफ पर्पस, हमारे ज्यादातर स्टूडेंट्स अभी गुमराह हैं। क्या करना है, हमारी लाइफ में क्या होगा, क्या हमारी किस्मत ही ऐसी है? नहीं, यू आर द वन। आपने अपने लाइफ में सेंस ऑफ पर्पस लाना है। एजुकेशन का सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा ज्ञान यही है कि एजुकेटेड मतलब विजडम, सेंस ऑफ पर्पस लाइए अपने लाइफ में। वो थोड़ा अभी ये सब थोड़ा सा धुंधला नजर आता है क्योंकि सब जॉब्स की तरफ जा रहे हैं। जॉब चाहिए मेरे को, और वो भी गवर्नमेंट जॉब चाहिए। मैक्सिमम जो भी मेरे पास आते हैं बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब की बात करते हैं। तो जॉब तो बहुत छोटी चीज है। अगर आपका करेक्टर, आपका चरित्र, आपका जो कैपेबिलिटीज हैं, आपका जो टैलेंट है, आप इसको बलवान करें तो जॉब आपके पीछे भागेगा और आप सक्षम होंगे औरों को भी जॉब देने के लिए। तो बहुत जरूरी है कि ये जो एजुकेशन should be used for building a character. Education should be used for enhancing your capabilities और अपने से ज्यादा बड़ा एक पर्पस ढूंढना पड़ता है। जैसे उमंग फाउंडेशन है, मैं एग्जांपल छोटा दे रहा हूँ कि अभी उमंग फाउंडेशन का विजन, पर्पस जो है वो एक व्यक्ति से बड़ा है। तो जब तक आपके अंदर एजुकेशन के थ्रू एक सेंस ऑफ पर्पस नहीं आएगा, वो आप वो जॉब के पीछे भागते रहेंगे। अब जैसे अभी देखिए, आप इतनी फील्ड्स आ गई हैं क्लाइमेटिक चेंज की वजह से। छोटे छोटे बच्चे क्लाइमेटिक चेंज के लिए इतना बड़ा सेंस ऑफ पर्पस मिल गया उनको कि हमने पर्यावरण की सुरक्षा करनी है। और फॉरेन में, हमारे देश में अभी ज्ञान थोड़ा क्लाइमेटिक चेंज का इम्पैक्ट थोड़ा कम मालूम है लोगों को कि, और एक्चुअली हम अब क्लाइमेटिक चेंज के दूसरे चरण में पहुंच गए हैं, लेकिन अभी तक हमें होश नहीं आ रहा है कि कितनी डेंजरस सिचुएशन से हम पास कर रहे हैं। लेकिन बाहर यूरोप में और उधर वहां ज्यादा इम्पैक्ट नजर आ रहा है या ज्यादा ज्ञान उनको मालूम पड़ गया। छोटे छोटे 15-15 साल के स्टूडेंट्स आज खड़े हो गए हैं और उन्होंने सेंस ऑफ पर्पस अपना पर्यावरण की रक्षा बना दिया है। जस्ट एन एग्जाम्पल। So education should be to provide a sense of purpose to your life. That is most important. Now, इसके साथ साथ अब ये होता है कि जब आप सेंस ऑफ पर्पस की बात करते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत आ जाती हैं। आप खुद अपने को समझने की क्षमता ले जाते हैं।
क्षमता आ जाती है आप में कि आप हैं कौन। आपके अंदर जो एक अजनबी बैठा हुआ है, उस अजनबी को समझने के लिए आपको समय बिताना पड़ेगा अपने साथ। तो ये सब एजुकेशन का ही भाग है। जब आप अपने को समझेंगे तो उसमें आप एक कंपैशन आएगा, आप में एक एकता की लहर आएगी, एक में आप सबके लिए प्यार आएगा, आप में एक लगाव होगा पूरी पूरी वनस्पति के लिए, पूरे प्राणियों के लिए। ये सब एजुकेशन का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आज हम जो डेवलपमेंट मॉडल इंडस्ट्रियल वर्ल्ड का है, उस मॉडल को देखते चलें तो हम कहते हैं बहुत प्रोग्रेस हो रही है, लेकिन इस प्रोग्रेस में इतनी व्याकुलता क्यों है, इतना विभाजित क्यों है पूरा समाज, इतना कंपटीशन, कंपैरिजन, जेलसीज, मनमुटाव, ईगो प्रॉब्लम्स, ये किसकी देन है? ये हमारे पुराने सभ्यता की देन नहीं, ये अभी इंडस्ट्रियल वर्ल्ड का जो डेवलपमेंट मॉडल है, जो लोभ की तरफ जाता है, जो होर्डिंग की तरफ जाता है, जो मॉडल एक सिर्फ ग्रीड, एक इच्छाओं की झड़ी लगा देता है, उस तरफ का मॉडल। और एजुकेशन सिस्टम जो करंट है वो आपको उसी तरफ फोकस करा रहा है, तो तभी समाज में व्याकुलता है। अब हम राइट्स की जब बात करते हैं तो सबसे पहले ये भी समझना है कि स्टूडेंट्स की अपनी जिम्मेवारियां क्या हैं। पहले जिम्मेवारी बड़ा जरूरी है। अब अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का नहीं मालूम होगा और राइट्स के लिए आप लड़ेंगे तो क्या फायदा। आप स्टूडेंट है, स्टूडेंट में सबसे बड़ी पावर, देश को चेंज करने की पावर आप में है। आप में इतनी क्षमताएं हैं कि आप कुछ भी कर सकते हो। आपके आगे 50-60 साल हैं, हमारा समय तो 10-12 साल या कल का है, लेकिन आप में बहुत दम है और फ्यूचर आपका है। आपको ये समझना है कि फ्यूचर आपका है और आपने ही इंस्पायर होकर, मोटिवेट तो बाहरी वस्तु से होते हैं, इंस्पिरेशन अंदर से आती है। देयर शुड बी अ फायर बर्निंग इनसाइड यू, दैट फायर शुड बी टेकिंग यू टू द डायरेक्शन ऑफ गुडनेस। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत जरूरी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना बड़ा जरूरी है। सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर कि मैं एक नेक सिटीजन का काम, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हूँ इस देश का, और मुझे सही काम करने हैं। और अब मैं वो आपको क्या गलत है क्या ठीक है वो आप समझते हैं, सब मैच्योर लोग हैं, उसमें जाने की जरूरत नहीं। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि मैं एक अच्छे सिटीजन, एक अच्छे भारतीय का के हिसाब से चलूं। उसमें आपका चरित्र आ जाता है, हैबिट्स आ जाती हैं, बिहेवियर आ जाता है। आप ये समझिए कि जैसे आप चाहते हैं कि आप दूसरे लोग आपको ट्रीट करें, वैसे ही आपका बिहेवियर होना चाहिए। मतलब समझते हैं आप इस चीज को। सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम, आत्मसम्मान। आत्मसम्मान और घमंड में बहुत फर्क है। घमंड आता है बाहरी वस्तु से, मेरे पास बहुत बड़ी कार है, मेरे पास बड़े बड़े मकान हैं, मैं बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, मेरे पास करोड़ों रुपए हैं, मैं आज यहाँ इस संस्था को दान दे रहा हूँ। तो ये सारे घमंड वाली बातें। लेकिन आत्मसम्मान जो एजुकेशन के थ्रू आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है एक आत्मसम्मान की। आत्मसम्मान होता है आपके अंदर जो कैपेबिलिटीज है, वो कैपेबिलिटीज को आपने जगाना है। और खुशी की बात है कि हमारे जो यंगस्टर्स आज हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी हैं और उनके पास ऐसी ऐसी अभी वस्तुएं टेक्नोलॉजी के रूप में हैं कि आप बहुत बड़े चेंज ला सकते हैं और आत्मसम्मान जागृत कर आगे बढ़ सकते हैं। अब मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ साथ आपको ये देखना है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर तो है ही कि आपने एक अच्छा इंसान, नेक इंसान बनना है, लेकिन सोसाइटी की तरफ, देश की तरफ बहुत जरूरी ध्यान ले जाना है, प्रकृति की तरफ। इतने मुद्दे हैं अभी सोसाइटी में, विभाजित सोसाइटी में, कि आप एक मुद्दा को उठा लें तो आपका पूरा जीवन उस मुद्दे को, थोड़े से इशू को थोड़े से डेंट डालने में लग जाएगा। डेंट, अभी तो उसके लिए कई जन्म लेने पड़ेंगे। पहले अपने को सुधारें, अपने को सुधारेंगे तो शायद आपके आसपास वाले एक दो लोग आपसे इन्फ्लुएंस होकर अपने को सुधारेंगे, और फिर एक शायद एक रेवोल्यूशन, एक क्रांति की जो बातें होती हैं वो हो सकेगा। अब हम बात करते हैं कि जो अभी जो
टेक्नोलॉजी है हर दूसरे दिन चेंज हो रही है। सबसे बड़ी समस्या जो मैं समझता हूँ अभी एजुकेशन फील्ड में आ रही है, चेंज मैनेजमेंट की है। इस टेक्नोलॉजी जो हर दूसरे दिन चेंज हो रही है, उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करना है, ये सबसे बड़ा चेंज। हम और लाइफ लॉन्ग लर्निंग की बात चल रही है अब। ये नहीं कि आप बीए, बीएससी और एमए ट्रेडिशनल एजुकेशन या स्किल करके आप निपुण हो गए हैं। टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट इतना हो गया है कि अपने संस्कार जो आपके हैं वो तो ठीक है, लेकिन टेक्नोलॉजी ने आपकी हैबिट्स को इम्पैक्ट किया है। नए रोग, नई जो आदतें हैं टेक्नोलॉजी के कारण, वो आपके ऊपर इम्पैक्ट भी कर रही है। लेकिन नई टेक्नोलॉजी को यूज कैसे करना है, कैसे अपने को बदलना है, रेजिलियंस कैसे पैदा करनी है, ये बहुत जरूरी बात है एजुकेशन फील्ड में। तो चेंज मैनेजमेंट इज अ मेजर इशू एज फार एज एजुकेशन फील्ड इज कंसर्न। आप समझते हैं कि पैंडेमिक की वजह से नए जॉब रोल्स आ गए। पैंडेमिक आया कैसे, कोरोना कहाँ से आया, और आगे जो क्लाइमेटिक चेंजेस आने वाले हैं और जिसका अभी हमें कुछ एक लोगों को एहसास है, आप याद रखिए कि अगले 10 साल में कितने जॉब रोल्स चेंज हो जाएंगे। इतनी अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, इतनी अनसर्टेनिटी है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम उन जॉब रोल्स को अभी तक डिफाइन ही नहीं कर पाया है। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम अभी समझ ही नहीं पाया है, इतनी अनप्रेडिक्टेबिलिटी आ गई है टेक्नोलॉजी के इनपुट की वजह से, प्लस टेक्नोलॉजी की वजह से जो हमारी हैबिट्स और हमारी आदतें, बिहेवियर पैटर्न जो हमारा हुआ है, उसकी वजह से बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है। और एजुकेशन अभी तक अपने करिकुलम को संभाल नहीं पाई कि टेक्नोलॉजी और साइकोलॉजिकल जो इंटीग्रेशन है वो कैसे करें, और आगे 10 साल में जॉब रोल्स जो नए आएंगे वो कौन से जॉब रोल्स है उनको डिफाइन नहीं कर पाए। तो ये दिस चेंज इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, हाउ टू डील विद दिस चेंज। अब आईफोन 4, 5, अब जस्ट इमेजिन जो पावर हमारे पास आईफोन 13 आ चुका है, और आईफोन जब 25 आएगा तो आपको उस चेंज के लिए अडेप्ट करने के लिए आपकी क्षमताओं को देखना पड़ेगा, आपको चेंज करना पड़ेगा टेक्नोलॉजी के हिसाब से। लेकिन टेक्नोलॉजी से, जैसे मैंने कहा, एक होता है टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल, दूसरा होता है अपनी सभ्यता और अपनी नेचर के साथ, अपने प्रकृति के साथ किस हिसाब से चलना है। बिकॉज टेक्नोलॉजी अल्टीमेटली इम्पैक्ट करेगी आपकी हेल्थ को, और कर रही है। आपको मालूम है जितने भी नए नए रोग आ गए हैं वो टेक्नोलॉजी की भी देन है। टेक्नोलॉजी का change in your psychological, physical, mental behavior, and making use of technology for progress of humankind, ये बड़ा जरूरी होगा। अब मैं बात करता हूँ राइट्स की। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में तो 4 राइट्स दिए हैं स्टूडेंट्स को: राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इक्वालिटी, right to freedom of speech, and one more is right to quality education। ये rights आपको कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। तो इनके ऊपर थोड़ी मैं चर्चा करूंगा, और किस हिसाब से और कौन से राइट्स अब हमें चाहिए स्टूडेंट्स के लिए बदलते वक्त के साथ, उनके बारे में मैं थोड़ा सा अपना जो थोड़ी नॉलेज आप लोगों ने थ्रू गेन करी है उसके बारे में जानकारी दूंगा। देखिए, राइट टू इंफॉर्मेशन एक बहुत बड़ा राइट है स्टूडेंट्स का। इसके बारे में अब तो इंफॉर्मेशन का एक पूरा ब्रांच है जो आपके आरटीआई के थ्रू आपको इंफॉर्मेशन की ताकत देती है। उसके अलावा ट्रांसपेरेंसी लाना, एजुकेशन सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी लाना राइट टू इंफॉर्मेशन है। हमने क्या किया है, अब मैं साथ साथ अपना रेगुलेटरी कमीशन में जो हमने काम किया इस फील्ड में वो बताना चाहूँगा। पारदर्शिता और गुणवत्ता की बातें आती हैं, तो सबसे पहले हमने पिछले साल ये देखा कि ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता एजुकेशन फील्ड में बहुत कम है। तो उसके लिए, और मुझे अब एज अ चेयरमैन इतनी इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है, लेकिन मैं डिपेंड कर देता हूँ यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस से इंफॉर्मेशन ईमेल या प्रिंटेड
प्रिंटेड मटेरियल के द्वारा मेरे पास आती है, एक एक दो हफ्ते लग जाते हैं। तो हमने क्या कि ऑनलाइन मैनेजमेंट सिस्टम का निर्माण होने जा रहा है, जिसमें रियल टाइम एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन आएगी। फैकल्टी की क्या सिचुएशन है यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में, स्टूडेंट्स कितने हैं, नॉन अटेंडिंग स्टूडेंट्स का क्या है, फेक डिग्री का क्या है, ये सारा का सारा राइट टू इंफॉर्मेशन। और आपको आपने एग्जाम दिया, आपके मार्क्स आए और आपको लगता है आपके मार्क्स कम हैं, तो आपका राइट टू नो अबाउट योर टेस्ट, योर एग्जामिनेशन थिंग ऑल्सो इज राइट टू इंफॉर्मेशन। तो इस तरफ हमने थोड़ा सा पारदर्शिता की तरफ थोड़ा सा कदम बढ़ाया है। ऑनलाइन मैनेजमेंट सिस्टम जो इस्टेब्लिश होने जा रहा है, थोड़ा वक्त लगेगा, 1 साल और लगेगा, लेकिन इससे क्या होगा कि रेगुलेटरी कमीशन के पास पूरी इंफॉर्मेशन रियल टाइम में यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के बारे में मिल पाएगी। सेकेंड इज राइट टू क्वालिटी एजुकेशन। यस, ये आपका हक है कि आपको क्वालिटी एजुकेशन मिले। नाउ क्वालिटी एजुकेशन क्या है? क्वालिटी एजुकेशन में 2 प्रॉब्लम्स हैं। एक, एजुकेशन जैसे कहा ना कि पहले जब गुरु शिष्य, या आज से 20 साल पहले भी लाइब्रेरी एक बहुत बड़ी चीज होती थी हम लोगों के लिए। इंसाइक्लोपीडिया बहुत बड़ा होता था कि भाई इंसाइक्लोपीडिया जाकर पढ़ेंगे। इंफॉर्मेशन पहले कम होती थी लेकिन सच्ची होती थी, सही होती थी। और आज क्या चेंज आ गया, इंफॉर्मेशन का बहुत बड़ा मेटा डेटा है। इतनी इंफॉर्मेशन आपके पास है, लेकिन उसमें कितनी सच्ची है इंफॉर्मेशन, कितनी रियल है इंफॉर्मेशन, डाउट यहाँ पर। तो क्वालिटी एजुकेशन में अब ये फैकल्टी का, आपके जो गुरु हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि जो इंफॉर्मेशन इस आईफोन में आपके पास पता नहीं कितनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, लेकिन इस इंफॉर्मेशन का कैसे इस्तेमाल करना है और क्या क्वालिटी इंफॉर्मेशन है, हाउ टू थिंक, हाउ टू मेक यूज ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, ये बड़ा भारी चैलेंज आ गया। तो क्वालिटी एजुकेशन में फैकल्टी का निर्माण, फैकल्टी की एलिजिबिलिटी, फैकल्टी का जो कैपेबिलिटीज हैं, वो इतनी ज्यादा चाहिए कि वो आपको एक दिशा निर्देश, एक गाइडेंस, एक फोकस, एक डायरेक्शन दे पाए। तो इसलिए हमने क्या किया है, अपने रेगुलेटरी कमीशन द्वारा एक यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के जो ढांचा है, मैनेजमेंट का ढांचा और फैकल्टी के ढांचे को चैलेंज किया। और हमने चाहा कि जो भी मैनेजमेंट, चाहे वाइस चांसलर, चाहे रजिस्ट्रार और वगैरह वगैरह, प्लस फैकल्टी, उनका जो सिलेक्शन है वो यूजीसी गाइडलाइंस के हिसाब से हो। और इसमें बड़े भारी चेंजेस आए हैं और बहुत इसमें हमें कई चीज़ों का सामना भी करना पड़ा। कई हमारे ऊपर कोर्ट केसेस भी आ रखे हैं, पर्सनल डैमेजेस भी केसेस भी हमारे ऊपर चल रहे हैं, बट सो इट डजंट एक्चुअली बॉदर अस। हमने अपने कर्म करते जाएंगे। तो जब फैकल्टी, जब मैनेजमेंट सिलेक्टेड और मेहनत करके बनी है, तो वो जरूर है कि वो आपको क्वालिटी एजुकेशन देंगे। याद रखिएगा कि अगर फैकल्टी चीटिंग द्वारा या मैल प्रैक्टिसेस द्वारा अगर वो डिग्री प्राप्त करते हैं और वो फिर एजुकेशन फील्ड ज्वाइन करेंगे, तो जस्ट इमेजिन वो फैकल्टी अगले 40 साल अपने वही काम, जो उसने गलत काम सीखे हैं, उसी गलत काम को पूरे देश में फैलाएंगे और कितने लोगों के बच्चों को गलत इन्फ्लुएंस देंगे। तो ये बहुत बड़ा एक, इसको मैं कहूँगा इंटेलेक्चुअल टेररिज्म का नाम दे सकता हूँ। एक आतंकवाद है ये, इंटेलेक्चुअल आतंकवाद, जिसमें हम बच्चों को, स्टूडेंट्स को सही एजुकेशन ना देकर उनको छोटे छोटे आसान रास्तों से डिग्रीज देकर हम उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। डिग्रीज का एक्चुअल में देखिएगा कोई महत्व रहा नहीं है, क्योंकि आगे आगे अगर आपको अच्छे जॉब्स चाहिए तो आपको निपुण होना पड़ेगा, स्किल जनरेट करने पड़ेंगे, आप में कैपेबिलिटीज लानी पड़ेंगी। कॉम्पिटिटिव, जैसे मैंने कहा, कॉम्पिटिटिव जमाना है और आपको अगर इंडस्ट्री ज्वाइन करनी है, अपना काम भी करना है, तो आपको निपुण होना पड़ेगा। डिग्रीज, फेक डिग्रीज खरीदते रहिए, डिमांड है। ये कुछ एक लोग हैं बेईमान, वो उनकी फैक्ट्री चलती रहेगी जब तक डिमांड है। तो यहाँ पर
यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है स्टूडेंट्स की कि एजुकेशन एक आसान रास्ता नहीं है, एजुकेशन में त्याग है, अपने को मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत करके जो एजुकेशन आएगी, जो अध्ययन होगा, उसी से आपको सफलता। सरस्वती तभी आएगी ना, सरस्वती की पूजा करनी पड़ती है, सरस्वती की को आपने उनके जो गुण हैं वो अपनाने पड़ते हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि क्वालिटी एजुकेशन के लिए फैकल्टी और स्टूडेंट्स आपस में मिलकर एक टीम वर्क करें, मेहनत करें, ना कि आसान रास्ते में चीटिंग करा दें एग्जाम में। इसमें भी हम रिफॉर्म करने जा रहे हैं, स्पेशली प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में एक्सटर्नल फुटेज बढ़ा रहे हैं। नहीं तो क्या हो रहा है कि प्राइवेट स्पेशली कॉलेजेस में यह हाल देखा है कि प्राइवेट कॉलेजेस हैं, एग्जाम भी वो कंडक्ट कर रहे हैं और एक्सटर्नल सुपरविजन जो एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए थी वो भी नहीं है। तो जस्ट इमेजिन अ सिचुएशन वेयर प्राइवेट कॉलेज इज कंडक्टिंग इट्स ओन एग्जाम, उसका अपना एग्जामिनेशन सेंटर भी है और सुपरविजन भी अपनी है। तो ये बड़ा भारी खतरा है, बहुत ज़्यादा। इसमें देखिए, जो आसान काम आसानी से जो एजुकेशन प्राप्त करेगा वो कभी भी देश निर्माण में काम नहीं आ सकता। So this is the important thing. So next point which I want to bring out is the right to equality. ये बड़ा भारी राइट है कि जो भी एजुकेशन सबको, जेंडर बायस ना हो इसमें, कास्ट, क्रीड, रिलीजन कोई बायस ना हो और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले एजुकेशन की। इक्वल अपॉर्चुनिटीज का मतलब कई बार प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में फीस का सीन आ जाता है कि भाई बड़ी हाई फीस है, तो हम उसमें इंटरफेयर करते हैं। कई बार बिना लॉजिक के ज़्यादा बच्चों से फीस ली जाती है, तो उसमें हम इंटरफेयर करते हैं। तो रेगुलेटरी कमीशन का ये भी काम है कि राइट टू इक्वालिटी, जो गरीब घर के जो बच्चे हैं उनको राइट ऑफ एजुकेशन उनके लिए है, लेकिन उनकी मदद करना, एक प्रोसीजर, एक प्रोसेस के थ्रू उनको प्रोत्साहित करना। नहीं तो मैं आपको डेटा वगैरह तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन कोविड की वजह से गर्ल स्टूडेंट्स काफ़ी कम हुई हैं, गिरावट आई है। कई लोगों ने कॉलेज एजुकेशन छोड़ी है, इसका अध्ययन कहीं ना कहीं हो रहा होगा, लेकिन पढ़ने में जो आता है ड्रॉप हुआ है। अब ये कौन सा सबसे ज़्यादा वर्क अफेक्ट हुआ है कोविड की वजह से एजुकेशन फील्ड में? गरीब लोग हमारे, जो बीपीएल फैमिलीज के हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, और वो एजुकेशन अब कैसे आगे बढ़ाएंगे। तो इसमें दिस इज अ राइट टू इक्वालिटी इज ऑफ एजुकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट राइट, और इसमें रेगुलेटरी कमीशन ने कुछ कदम उठाए हैं। एक जो राइट, अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बड़ा इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम, और ये जो बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन जो आने वाला है हमारी एजुकेशन फील्ड में, वो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। उसमें आप एक और राइट आपका बन जाता है, राइट टू चूज योर प्लेस ऑफ एजुकेशन, और राइट टू चूज द वे यू वांट टू एजुकेट योरसेल्फ। इतनी क्षमताएं इसमें, इतनी ऑप्शंस आपकी बन जाती है, एक राइट बन जाता है आपका। इसमें एक क्रेडिट पॉइंट सिस्टम है, और इसमें आपको मालूम है कि उन क्रेडिट पॉइंट को लेकर आप दूसरे स्थान में कहीं पे भी जाकर, किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाकर आप पढ़ाई कर सकते हैं। मेरे को मालूम है इसमें थोड़ा समय लगेगा इम्प्लीमेंट होने में, लेकिन हमने प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में ये थोड़ा करिकुलम की तरफ काम करना शुरू कर दिया है कि सिमिलैरिटी इन करिकुलम। ये अब सपोजिंग एक करिकुलम ज्योग्राफी का किसी यूनिवर्सिटी में कुछ और है और कहीं और कुछ है, तो वहाँ क्रेडिट सिस्टम और वो समझने बुझने में थोड़ा डायकोटमी आ जाएगी, नॉन सिंक्रोनस हो जाएगा। तो इस तरफ भी काम चल रहा है। तो दिस इज अनदर राइट विच इज देयर अवेलेबल आपके पास, राइट टू चूज प्लेस ऑफ एजुकेशन। दिस इज अनदर राइट विच हैज कम टू यू। एक जो इम्पोर्टेंट राइट आपके पास आने वाला, जो मैं चाहूंगा, राइट टू डिसीजन मेकिंग इन एजुकेशन। डिसीजन मेकिंग मतलब स्टूडेंट का हक है कि जो जिस इंस्टीट्यूशन में वो पढ़ रहा है
वहाँ की डिसीजन मेकिंग का मतलब ये नहीं कि यूनियनबाजी, बट डिसीजन मेकिंग का ये है कि पढ़ाई लिखाई में डिसीजन मेकिंग, क्रिएटिविटी में डिसीजन मेकिंग इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, इन फील्ड ऑफ मानसिकता, इन फील्ड ऑफ फिजिकल कैपेबिलिटी, ये डिसीजन मेकिंग, राइट टू डिसीजन मेकिंग एक ये मेरा ही एक आइडिया है कि राइट टू डिसीजन मेकिंग में भी एक स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा राइट बन जाना चाहिए और इसकी तरफ भी काम होना चाहिए। देन जो कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिया है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, दिस इज अगेन अ मेजर राइट। अब इसमें क्या है, हमने एजुकेशन रेगुलेटरी कमीशन में हमने 3-4 क्या कहते हैं एक तरीके हमने अपनाए हैं कि हमारे स्टूडेंट्स या फैकल्टी हम तक कम्युनिकेट कर पाए। नॉर्मल तरीके तो ईमेल हो गया, दूसरा व्हाट्सएप द्वारा हमने एक नया स्पेशल नंबर रखा हुआ है जिससे कोई भी कंप्लेंट या कोई भी हमारे को कोई कोई न्यू आइडिया देना चाहे वो, तीसरा मेरा अपना पर्सनल नंबर, चौथा ग्रीवेंस सेल बना हुआ है। फिर ये जो इसका ग्रीवेंस सेल का लिंक हो रखा है चीफ मिनिस्टर के जो ग्रीवेंस सेल है उसके साथ। देन वी हैव द पर्सनल कम्युनिकेशन, कोई भी हमारे ऑफिस में कभी भी आकर हमको रिपोर्ट दे सकता है। सो इस तरह की जो राइट टू स्पीच, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये सारे की सारी इनको हम और इनके ऊपर हम काम कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि स्टूडेंट्स के जो ये राइट्स हैं और प्रबल बने और उनको उनकी क्षमता बढ़े। और एक और राइट में जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ वो राइट टू टेक्नोलॉजिकल अपडेट्स। क्या हो रहा है कि टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट आप लोगों के ऊपर है। इस टेक्नोलॉजी में जैसे मैंने कहा कि चेंज किस तरह से अडेप्ट करना है, इस टेक्नोलॉजी को किस तरह से बदलाव लाना है, तो ये भी एक राइट का मुद्दा बन जाता है, राइट टू टेक्नोलॉजिकल अपडेट्स के वो क्या रहा है और वो जो टेक्नोलॉजी आ रही है उसको कैसे अपनाएं। इट शुड बिकम अ राइट। वाईफाई कंप्लायंस एवरीवेयर एवरी टाइम। और जो आपके पास एक आईफोन या एक सेल फोन के पास आपके पास जो नॉलेज है उस भंडार को किस हिसाब से आपने यूज करना है, ये भी एक राइट बनना चाहिए। और लास्ट में जो मैं काफ़ी आई थिंक टाइम इज गेटिंग ओवर, बट मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूँगा कि अल्टीमेटली जो भी इस एजुकेशन फील्ड में समस्याएं हैं वो युवा वर्ग, एक विद्यार्थी, एक स्टूडेंट सक्षम है कि वो अपने सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ पर्पस, अपने आत्मसम्मान और अपने चरित्र द्वारा इन्फ्लुएंस कर सकता है जितनी भी ये अभी ये जो प्रॉब्लम्स एजुकेशन सेक्टर में हमें नजर आ रही हैं। मेरा कर्तव्य है जब तक मैं इस कुर्सी में हूँ कि मैं अपने कर्म करते रहूं और आप लोगों का साथ दूं एजुकेशन फील्ड को रिफाइन करने के लिए। एजुकेशन फील्ड में बहुत बड़े बदलाव हो रहे हैं और इन बदलाव में हमें रेजिलियंस डेवलप करनी है और इसके साथ साथ मेन जो एजुकेशन का काम है, रिफॉर्मिंग द माइंड, ट्रांसफॉर्मिंग अ पर्सनालिटी टुवर्ड्स गुडनेस, उस तरफ काम करना है। मैं यहीं आकर अपनी वाणी को विश्राम देता हूं और एनी क्वेश्चंस, एनी इंटरेक्शन, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट दैट। थैंक यू। जय हिंद। थैंक यू सो मच सर। काफी अच्छी विस्तार से आपने जानकारी दी आयोग की और एक स्टूडेंट्स का क्या कर्तव्य रहता है और स्टूडेंट्स लाइफ किस तरह की होनी चाहिए, उनका विजन किस तरह से होना चाहिए, उस सारी बातों को आपने काफी विस्तार से हमारे साथ साझा किया। मेरी आप सभी से गुजारिश रहेगी कि अगर आपका नियामक आयोग से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप हमारे आज के मुख्य वक्ता से आपको पूछ सकते हैं। डॉक्टर सुरेंद्र, मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं कि जैसा कि जनरल साहब ने बताया कि इन्होंने काफी काम किए हैं
और एक अभी जो हमने न्यूज़पेपर्स में देखा या मीडिया में जो कुछ भी आया कि कई टीचर्स को, डीन्स को, वाइस चांसलर्स को अपने अपने पदों से हटना पड़ा। तो वो क्या कारण थे? किस वजह से आपने इतने इस तरीके की जो है उनके लिए मेजर पेनाल्टी फिक्स की कि उनको रिमूव करना पड़ा? वो क्या कारण थे और उनका असर हमारे विद्यार्थियों के ऊपर क्या पड़ रहा था? देखिए, जब हम लोगों ने फिर से रेगुलेटरी कमीशन 17 अगस्त 2020, 2-3 महीने के लिए कमीशन बंद भी हो चुका था। जब देखा तो वहाँ सबसे पहले हमने यही पाया कि नींव फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए हर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का। तो हमने जब डॉक्यूमेंट चेक करने शुरू करे तो देखा कि कुछ एक वाइस चांसलर्स एडहॉक बेसिस में लगे हैं और जो यूजीसी की गाइडलाइंस हैं उन उसके अनुसार नहीं। तो बेसिकली कुछ एक पीएचडी क्वालिफाइड नहीं थे, कुछ एक 10 साल मिनिमम प्रोफेसर की सेवा होनी चाहिए थी वो, और कुछ 3-4 और कारण थे जिसकी वजह से हमें उनसे रिक्वेस्ट करना पड़ा कि स्पेशली उनके चांसलर्स और मैनेजमेंट से कि चेंज करें। अब भी कुछ एक नए वाइस चांसलर्स आए हैं तो स्क्रूटनी हो रही है। मेन आइडिया ये नहीं है कि हम किसी इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट है, हमारा मेन है कि योग्य व्यक्तियां हैं। योग्यता का मतलब वो, जैसे मैंने कहा, डिग्री भी नहीं है अब, बट कोई ऐसे विजनरी, कोई ऐसे विजडम वाले अगर हमारे पास वाइस चांसलर आते हैं कि जिनके आने से एक इंस्टीट्यूशन सच में बहुत प्रगति करता है और एक बड़ा भारी चेंज लाता है, तो आई थिंक रेगुलेटरी कमीशन इज फ्लेक्सिबल इनफ टू एक्सेप्ट देम आल्सो। इसमें सर एक बात और है कि जैसे जो लोग प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में बाहर से आकर के, दूसरे देशों से आकर के भी यहाँ पढ़ रहे हैं हिमाचल में, और हमारे देश के बच्चे भी हैं और हिमाचल प्रदेश के भी हैं, तो हिमाचल के या जो देश के हैं, भारत के हैं, उनके लिए जॉब के लिए या प्लेसमेंट के लिए भी आप लोग कोशिश कर रहे हैं। तो वो किस तरीके की कोशिश है? किस तरीके से आप इंडस्ट्री के साथ एक जो लिंकेज है वो इस्टेब्लिश कर रहे हैं आयोग के जरिए? हाँ जी, इसमें जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ द स्टूडेंट्स, हर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट ऑफिसर्स होते हैं। तो हमें एक आइडिया आया कि प्लेसमेंट ऑफिसर्स का पहले ही लिंक इंडस्ट्री के साथ है। सो हमने फिर एक प्लान बनाया कि क्यों नहीं कि सारी की सारी यूनिवर्सिटीज इकट्ठी हो जाएं, अलग अलग प्लेसमेंट ड्राइव ना करें, इकट्ठी हो जाएं, एक जॉइंटनेस, एक इंटीग्रेशन हो जाए प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का। और हमने एक प्लेसमेंट ड्राइव चलाया और जिसमें पहला हमारा ये एक्सपेरिमेंट था जिसमें 212 स्टूडेंट्स जॉब के लिए आए और उनमें से तकरीबन 100 को जॉब ऑफर्स मिल चुके हैं। और अगले 29 दिसंबर में हम अपने माननीय चीफ मिनिस्टर जो हैं जयराम ठाकुर जी, उनके द्वारा उनको प्लेसमेंट ऑर्डर दिलवाएंगे। और एक और हमने कदम उठाया है कि चेंबर्स ऑफ इंडियन इंडस्ट्री नॉर्दर्न जोन, जिसका ऑफिस चंडीगढ़ में है, उनके साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर लिया है। अब चेंबर्स ऑफ इंडस्ट्री के साथ मेन मुद्दा जो है वो है रिसर्च का, दूसरा प्लेसमेंट का, जॉब प्लेसमेंट का, और तीसरा जो मिसमैच है टैलेंट में, इंडस्ट्री को किस टाइप के बच्चे चाहिए और उसकी ट्रेनिंग किस तरह की, उनकी एजुकेशन किस टाइप की होनी चाहिए, इन सब मुद्दों को लेकर हमने एमओयू साइन किया है। और अब आने वाले साल में फरवरी-मार्च में चेंबर्स ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के जितने डिप्टी कमिश्नर्स हैं, इंडस्ट्री ऑफिसर्स हैं, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, प्लेसमेंट ऑफिसर्स, एक बहुत बड़ा पूरे प्रदेश के लिए हम एक विद कोऑर्डिनेशन बाय रेगुलेटरी कमीशन हम ये एक बड़ा भारी ऑर्गेनाइज करेंगे। प्लेसमेंट ड्राइव प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में होगी। ये माननीय मुख्यमंत्री जी से इसके बारे में बातचीत शुरू हुई है और उनका अगर आशीर्वाद रहा तो हम ये जरूर शुरू करेंगे। थैंक यू सर। जी सर। सर, बिमल जाटव जी का एक प्रश्न है कि आज के समय की अगर हम बात करें तो एजुकेशन जो है वो बहुत ज्यादा महंगी है और जो
हॉस्टल वो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन जो प्रोवाइड करते हैं तो वो भी बहुत महंगा रहता है सारी चीजें। तो आपको नहीं लगता कि इन सारी चीजों से हमारी शिक्षा व्यवस्था पे कुछ असर पड़ता है? हाँ बिल्कुल। देखिए प्राइवेट एजुकेशन, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में मेन फ़र्क ही ये है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में थोड़ी फीस जो है एनहांस्ड है, और फीस का डिसीजन जो है वो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है हमारा हिमाचल प्रदेश के या किसी भी, वो लोग डिसाइड करते हैं। फीस डिसाइड करने की क्षमता या पावर या जुरिस्डिक्शन रेगुलेटरी कमीशन की नहीं है। लेकिन अगर हमें कंप्लेंट आती है कि कहीं पर फजूल का पैसा लिया गया, तो उसकी ज़रूर हम इंक्वायरी करते हैं, कमेटी भेजते हैं, और इसकी जो हमारा जो डिसीजन होता है वो फिर हम इंस्टीट्यूशन को भी दे देते हैं, और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जो कमेटी बनाता है फीस फिक्सेशन के लिए उनको भी जाता है। बट यू आर राइट, एक चीज़ आपको ज़रूर सोचनी पड़ेगी कि देखिए SD4 इनिशिएटिव के हिसाब से 2030 तक जो हायर एजुकेशन में 50% या 70% स्टूडेंट्स को पहुंचना है, और अभी तो बहुत कम है। तो प्राइवेटाइजेशन तो होगा ही होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। प्राइवेटाइजेशन इन एजुकेशन करना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी गवर्नमेंट में इतनी क्षमता नहीं है कि वो अपने और इंस्टीट्यूशन खोले। लेकिन गवर्नमेंट को कुछ एक, जब ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी आप देखिए, जैसे हमारी 16-17 यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसमें से 5-6 यूनिवर्सिटीज़ बहुत ही आगे हैं, उसमें कुछ एक तो इंडिया में नंबर 1 है, चाहे वो NAC की ग्रेडिंग हो, चाहे QS ग्रेडिंग हो। अब जो यूनिवर्सिटी बहुत ही अच्छी है कैपेबिलिटी वाइज, आप अशोका देख लीजिए, MIT देख लीजिए, जिंदल देख लीजिए, और अभी हमारे हिमाचल में 4-5 यूनिवर्सिटी स्टार्टिंग में शूलनी, चिटकारा, JP, महाराजा अग्रसेन, इटर्नल, एंड नाउ अभी जिसको NAC का एक्रेडिटेशन, करियर पॉइंट। ऑब्वियसली जब ये यूनिवर्सिटीज के स्टैंडर्ड्स और एक्रेडिटेशन आगे बढ़ेगी और कॉम्पिटिटिव बनेगी, तो इनका फीस स्ट्रक्चर कुदरती थोड़ा सा हाई होगा, क्योंकि उनकी फैकल्टी भी बहुत ही एक केपेबल फैकल्टी है इनके पास, तभी ये क्वालिटी एजुकेशन बढ़ा है। तो बट ये इसमें विडंबना है, इसमें प्रॉब्लम है कि जो 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 विद्यार्थी, जो स्टूडेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए क्या किया जाए। सो ये दिस इज अ मैटर ऑफ पॉलिसी। ये हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, क्योंकि ये मेरे नीचे नहीं आता डिपार्टमेंट, ये हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है जिन्होंने इसके बारे में सोचना है। लेकिन आई एम विद यू, एक्सपेंसिव एजुकेशन कई जगह बहुत एक्सपेंसिव, और कई जगह स्कॉलरशिप को फीस का रूप दे दिया गया है। स्कॉलरशिप एक स्टूडेंट की स्कॉलरशिप है, उसको फीस के रूप में करके काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं। सर मैं प्रोफेसर GD शर्मा बोल रहा हूँ। अभी आपने फी एनहांसमेंट की बात की, आपने बिल्कुल सही अपने विचार जो हैं वो रखे। लेकिन फी एनहांसमेंट तो ठीक है, इनकी पावर में आता होगा, लेकिन जो टीचर्स यहाँ पर लगे हैं, क्वालिफाइड लगे हैं, अकॉर्डिंग टू UGC नॉर्म से लगे हैं, 7-7, 8-8 साल से लगे हैं, तो फी एनहांसमेंट तो ये कर देते हैं, लेकिन उनकी सैलरी का जो एक एनुअल इंक्रीमेंट होती है या उनका बढ़ोतरी होती है, या जो मिनिमम उसका जो एक यार्ड स्टिक्स हैं, उनको ये फॉलो मेरे ध्यान में आया है कि कई यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा चल रहा है कि उनकी सैलरी very meager and sometimes it is very torturous also to them, क्योंकि क्वालिफाइड हैं, सब कुछ है, एनहांसमेंट आप कर रहे हैं फी की, तो सैलरी एनहांसमेंट क्यों नहीं करते? बिल्कुल, आपका ये बहुत बड़ा एक सीरियस कंसर्न है हमारे पास भी। अब इसके लिए हमने करा क्या है उसके बारे में बताता हूँ आपको। देखिए करीब 6 महीने जब कोविड का समय था, तो ऑब्वियसली कुछ एक यूनिवर्सिटीज़ ने फीस भी घटाई हैं, जहाँ कि JP यूनिवर्सिटी 20% रिडक्शन, चिटकारा रिडक्शन इन फीस, दैट इज सेपरेट। हमने यूनिवर्सिटीज़ को के ऊपर एक टीम बनाई, एक कमेटी बनाई, जिसने एक हमें रिपोर्ट दी है कि कुछ एक यूनिवर्सिटी में 80% फैकल्टी जो है वो इनएलिजिबल, 80%, विच हैज नाउ कम डाउन टू 60% ऑन एन एवरेज। अभी भी
10 to 20% फैकल्टी इनएलिजिबल है। अब हमने यूनिवर्सिटीज को लिखा है कि सिंस दे आर एलिजिबल यू मस्ट कंप्लाई बाय द यूजीसी गाइडलाइंस। हमने बल्कि एफिडेविट में ये रिपोर्ट मांगी है यूनिवर्सिटी से कि एफिडेविट में और उनके बैंक अकाउंट, बैंक से आएंगे बैंक अकाउंट और हमें बताएंगे, आप कंफर्म करेंगे कि ये यूजीसी गाइडलाइंस के हिसाब से है। दिस इज एन इम्पोर्टेंट इशू। इसको इम्प्लीमेंट करने में समय लगेगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वी आर टोटली सेंसिटाइज्ड टू दिस इशू। 4-5 यूनिवर्सिटीज बहुत ही सही तरीके से यूजीसी गाइडलाइंस के हिसाब से इंक्रीमेंट का भी है, बल्कि कुछ एक यूनिवर्सिटी में ईपीएफ का इशू था, छुट्टी में उनका, देयर आर सो मेनी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस जो लिंक्ड होते हैं प्रोफेसर्स और असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर्स के, वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रखा था, तो उनको भी इम्प्लीमेंट कराने की हम कोशिश कर रहे हैं। सो दिस इशू इज बर्निंग। इसको हम इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश कर रहे हैं। 6-7 यूनिवर्सिटीज लाइन में इन द सेंस दे आर स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग इट। पहले से भी कर रहे थे कुछ एक यूनिवर्सिटीज, लेकिन अभी थोड़ा समय लगेगा, इसमें प्रयत्न जारी है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। यहाँ संजीव शर्मा जी का एक प्रश्न है। संजीव जी, आप प्रश्न पूछे प्लीज। सर नमस्कार सर। सर मेरा एक प्रश्न था, जैसे हम लोग एक अधिकार की बात करते हैं, आज की दौर में जो एजुकेशन है वो ऐसे है कि जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, बचपन से मेरे माँ बाप चाहते थे कि मैं इंजीनियरिंग करूं, मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। आज मैं जो काम कर रहा हूँ वो मतलब जो प्रोफेशन में मैं काम कर रहा हूँ वो मैकेनिकल फील्ड की काम है और मैं बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एक एग्जांपल और बताता हूँ, मेरे पास एक मेरा टीम मेंबर था जो मेरे पास ही मतलब मेरी ही फील्ड में मेरे साथ काम करता था। उसने 2 साल पहले नौकरी छोड़ दी, उसका डांस में इंटरेस्ट था। आज की डेट में वो बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर है और एक बहुत अच्छा डांस इंस्टीट्यूट चला रहा है, लेकिन उसके माँ बाप भी जबरदस्ती उसको वो इंजीनियरिंग करवानी है तो वो करना था। तो मेरा ये कहना था कि अगर हम लोग अपने ये एजुकेशन सिस्टम में, बेबी 10th में 9th में, अगर हर स्कूल में या कॉलेज में पहले इनको कि उस बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज में है उसी में शेप अप किया जाए तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके 2 नुकसान मैं बताता हूँ। जैसे कई बार क्या होता है, जैसे एग्जांपल मेरे कुछ दोस्त हैं, उनको डॉक्टर बनना था, उन्होंने मतलब उनके माँ बाप चाहते थे वो डॉक्टर बने, तो उन्होंने ठीक है डॉक्टरी की। हो सकता है जो एक्चुअल में कोई डॉक्टरी चाहता था उसकी सीट वो लेके और उन्होंने डॉक्टर के बाद वो कुछ और कर रहे हैं। तो ये जो थोड़ा जो इम्बैलेंस है इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? क्योंकि अभी भी हमारे यहाँ पे सर वो फोर्स्ड एजुकेशन या कहते हैं वो फोर्स्ड मतलब अपना इच्छा ना करने का, जो माँ बाप बोलते वो करने की बहुत ज्यादा इच्छा रहती है। बिल्कुल संजीव, आपने सही बताया। देखिए ये अभी हम एजुकेशनिस्ट को एग्रीकल्चर, एक किसान का रूप लेना पड़ेगा। कारण क्या हो गया कि अभी तो मैकेनाइज्ड वर्ल्ड है, उसमें प्रोडक्ट जनरेट कर रहे हैं, लेकिन एक किसान जब अपने खेत को जोतता है, एक क्रिएटिविटी लाता है, उसमें जब दाने डालता है तो एक बीज से एक फसल उपज होती है, मतलब टैलेंट। तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो एक किसान की नजर वाला एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। नाउ आप देखते होंगे कि मैक्सिमम 90% हम में से ऐसे लोग हैं जो लाइफ पूरी बीत जाती है, जो हम करना चाहते थे वो नहीं कर पाए, और वही 9 से 5 की नौकरी, और जिसमें पैशन था वो नहीं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो अभी आ रही है, इसमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है और इसमें लचीलापन है। ये स्टार्टिंग से ही आपको ऑप्शन जनरेट कर देता है। इसमें क्रेडिट पॉइंट के साथ साथ अगर आप सपोजिंग एमबीए कर रहे हैं और साथ में आप माउंटेनियरिंग करना चाहते हैं, तो आप 1 साल एमबीए का करें, 1 साल आप माउंटेनियरिंग ज्वाइन कर सकते हैं, और उसके बाद आपने कहा चलो अभी मैं माउंटेनियरिंग ही कंटिन्यू करता हूँ, तो कहीं पे जहाँ पर माउंटेनियरिंग कोर्स चल रहा हो तो अगले 2 साल उसमें लगाकर वापस आप एमबीए के लिए आ सकते हैं। सपोजिंग अब देखिए जो इतनी स्किल सेक्टर काउंसिल, 37 स्किल सेक्टर काउंसिल्स बन गई हैं इंडिया में, जहाँ पर मीडिया एंड टूरिज्म आ गया है, रिटेल हो गया है, लॉजिस्टिक्स हो, तो ये सारी की सारी बड़ा फ्लेक्सिबिलिटी ले आती हैं आपकी लाइफ में। जी सर। सर एक मेरा छोटा सा एक सवाल और था। जैसे मैं शिमला में पढ़ा हूँ, जैसे हम लोग एक प्राइवेट स्कूल से हमने 10वीं की। संजीव भाई जी, अभी मुझे लग रहा है सर का डिस्कनेक्ट हो गया है, कैसे हाँ वो रिज्वाइन? शायद म्यूट, हाँ म्यूट में आ गया।
हाँ जी सर, एक 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 छोटा सा, अच्छा फिर कट गया क्या? नहीं नहीं, अभी भी नहीं, अभी भी डिस्कनेक्ट है। बीच में फोन आ गया होगा ना सर, फोन से कर रहे हैं अभी। हाँ जी, कैन यू हियर मी नाउ? हाँ जी, यस सर, यस सर। तो ये देखिए चेंज आ रहा है हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक तरफ जा रहा है कि शिक्षण आपका जो टैलेंट है उसको कैसे उसकी आपको प्रोत्साहित करता है, इसमें थोड़ा सा रुकेगा। लेकिन आज आज का यूथ जो है वो बड़ा क्लियर है, उसको मालूम है क्या करना है। उसके पास एक बहुत बड़ी पावर दी है, वो डिजिटल पावर है। और डिजिटल पावर से वो एक, आपको याद है डेनमार्क की 15 साल की लड़की ने यूनाइटेड नेशंस में कहा था कि हाउ डे यू चेंज माय वर्ल्ड फॉर वर्स। मतलब ऐसी ऐसी पावर्स दी गई हैं। तो आई एम क्वाइट श्योर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी विल इम्पैक्ट, और हमें भी चेंज करना है, एजुकेशन को भी चेंज करना है, एक टैलेंट को उभारना है बच्चे की। और वो गुरु शिष्य का जो है ना, अब बेसिकली प्रोफेसर की डेफिनेशन चेंज होनी पड़ेगी। प्रोफेसर शुड बी अ मेंटर, ही शुड बी अ गाइड, ही शुड बी अ पर्सन, ही शुड बी अ डिजाइनर, ही शुड बी अ क्रिएटर। तो ये सारी परिभाषाएं चेंज होंगी तभी ये चेंज आएंगे। थैंक यू। जी सर, सर यहाँ एक जी सुरेंद्र जी, एक बस छोटा सा एक सवाल और था मेरा, कि सर हम लोग कैसे, अगर आप एजुकेशन से, मैं अगर शिमला की बात करूं, शिमला में एक लालपानी स्कूल है जो बहुत अच्छा स्कूल माना जाता है। हम 10th तक एक नॉर्मल स्कूल, मतलब प्राइवेट स्कूल में पढ़े। 11th 12th हमने लालपानी स्कूल से की, जिसमें मेरे साथ कोई 50 और बच्चे थे, जो उसमें से आधे ज्यादातर आज तक फॉरेन में, कोई ओरेकल में, गूगल में, उन सब में है। तो हमारे जो परिभाषा थी कि सरकारी स्कूल अच्छे नहीं होते, लालपानी ने शायद वन ऑफ द बेस्ट, दे हैव गिवन वन ऑफ द बेस्ट क्रीम, जो आज अच्छी अच्छी जगहों पे है, मतलब जिन्होंने मेरे साथ, मतलब अच्छे आरईसीज एनआईटीज में वो गए। लेकिन ऐसा डिस्पैरिटी क्यों है सर? कोई सरकारी स्कूल बहुत अच्छा है, कोई कम है। तो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, कुछ ऐसा नहीं हो सकता? जैसे केवी गवर्नमेंट स्कूल है लेकिन बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन बाकी के, अगर हम जैसे पोर्टमोर स्कूल बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन इसके अलावा अगर हम जैसे शिमला में बालूगंज स्कूल की बात कर लें तो उसको कम माना जाता है। तो ये किस तरह कैसा किया जाए सो दैट एक इक्वालिटी आए, बिकॉज क्योंकि बेस तो सर वहीं पे है। एब्सोल्युटली। देखिए, मैं फ्रैंकली कहना चाहूँगा कि स्कूल्स मेरी जुरिस्डिक्शन में नहीं है, तो इतना मैं बता नहीं पाऊंगा। बट आपका ध्यान में ले जाता हूँ कि मैं किसी दिल्ली की तरफ, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ बड़ा भारी रिफॉर्म हुए हैं प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन में, स्कूल्स में। उनको बल्कि अब लोग गवर्नमेंट स्कूल ज्वाइन करना चाहते हैं कि इस तरह की फैसिलिटीज़ दी गई हैं स्कूल्स में। मैं स्पेशली दिल्ली और एनसीआर की बात कर रहा हूँ। तो अगर वहाँ चेंज आ सकता तो अपने प्रदेश में क्यों नहीं? तो स्कूल एजुकेशन इज नॉट अंडर मी। लेकिन एक हमें एग्जांपल मिल रहा है हमारे अपने कंट्री में कि जहाँ पर अगर अगर पॉलिटिकल विल है, तो पॉलिटिकल विल होगी तो बहुत कुछ बदलाव हो सकता है। नहीं तो अभी क्या है कि कहीं जहाँ स्कूल नहीं होना चाहिए थे वहाँ स्कूल हैं, जहाँ टीचर कहीं जगह ज़्यादा हैं, कहीं टीचर एक भी नहीं है। तो ये तो पूरी की पूरी व्यवस्था को पॉलिटिकल विल और ब्यूरोक्रेटिक विल के थ्रू चेंज करना पड़ेगा। सॉरी, ये मेरे मेरे इमीडिएटली मेरे अंडर कुछ नहीं है इसका। यस, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज का मैं कुछ कर सकता हूँ, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का, बट स्कूल का मैं फिलहाल। बट यू आर राइट, देयर इज अ प्रॉब्लम। थैंक यू जी सर। सर, यहाँ डॉक्टर मनीष सैनी का एक प्रश्न है सर कि मैक्सिमम कॉलेजेस में, चाहे वो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, तो वहाँ पे जितने भी क्वालिफाइड टीचर रहते हैं, फैकल्टी मेंबर्स रहते हैं, उनको यूजीसी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो है वो सैलरी नहीं मिल पाती। कई लोग तो 15-20 साल से उसी पर्टिकुलर कॉलेज में लगे होते हैं। तो इस तरह के चेक रखने के लिए जो रेगुलेटरी कमीशन है आपका, वो किस तरह से कार्य कर रहा है सर? जी, पहले तो मैंने कहा कि पारदर्शिता लाने के लिए एक ऑनलाइन मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें रियल टाइम एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन आएगा, और हमें मालूम पड़ेगा कि पहले तो ये नहीं पता लगता कि फैकल्टी टेम्परेरी है, कॉन्ट्रैक्ट में है, रेगुलर है। दूसरा, एक फैकल्टी मेंबर शायद 2-3 जगह काम कर रहा हो। सो ऑल दिस, ये ट्रांसपेरेंसी लानी पड़ेगी, और ट्रांसपेरेंसी आएगी टेक्नोलॉजी की वजह से। डिजिटाइजेशन जब होगा तो और मालूम पड़ेगा क्या क्या है।
दूसरा हमने क्या सभी यूनिवर्सिटीज से और कॉलेजेस में अभी तक हम पहुंच नहीं पाए, क्योंकि यूनिवर्सिटीज और कुछ एक कॉलेजेस में भी जा पाए हैं, हमने टीम भेजी थी उनसे। हम कह रहे हैं कि अपने पूरे बैंक अकाउंट्स का ब्यौरा दें, फॉर्म 16 दें हमें। अभी कोई कहते नहीं जी हम तो 40,000 दे रहे हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड फॉर्म 16 के द्वारा हमें और ज्ञान होगा। तो और हम इंस्ट्रक्शंस पास कर चुके हैं कि प्लीज पे एज पर दी यूजीसी नॉर्म, और अगर योग्य है, अगर योग्य नहीं है तो ऑब्वियसली वो एक्सप्लॉइट होगा और उसको अपने हिसाब से कॉलेज या यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट उसको पे करेगी। दूसरा ये भी है कि शिकायत करने से डरते हैं। अभी भी हमारी टेंडेंसी यही है कि अगर मैं कंप्लेंट दूंगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी, और तो वो सब प्रॉब्लम्स हैं। डायरेक्टली कोई कन्फ्रंटेशन में नहीं आता है। हमारे पास जो भी आया कंप्लेंट लेकर, हमने अपने कोर्ट से तकरीबन एग्जैक्ट फिगर्स नहीं बता सकता, 100 केसेस हैं जो लिंक्ड है सैलरी से, सस्पेंशन से, वो हमने काफी हद तक वो सॉल्व कर दिए हैं। तो ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, इसमें समय जरूर लगेगा। इसमें मैनेजमेंट, अभी जैसे चांसलर्स मीट हम बुला रहे हैं, यूनिवर्सिटी के चांसलर्स मीट 29 दिसंबर को शिमला में, उनको सेंसिटाइज करेंगे, क्योंकि वाइस चांसलर में के पास कई बार पावर्स ही नहीं होती, रजिस्ट्रार के पास पावर नहीं होती, तो चांसलर्स को भी इसीलिए बुलाया जा रहा है कि उनको सेंसिटाइज करें कि पैसा देंगे, क्वालिटी आएगी, क्वालिटी फैकल्टी आएगी, और क्वालिटी पैसे की तो जरूरत है ही, कुछ भी कहो, मोरल भी हाई होगा और इंस्पायर भी होंगे, मोटिवेट भी होंगे। जी सर, एक और प्रश्न है सर यहाँ पे कि जितने भी अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस की हम बात करें तो कई गवर्नमेंट कॉलेजेस में अभी क्या है कि एक ट्रस्ट बना के एक मैनेजमेंट कमेटी लेवल पे कुछ वोकेशनल कोर्सेज वो अपने लेवल पे करवा रहे हैं, जिसका गवर्नमेंट के साथ कोई लिंक नहीं है, लेकिन वो एक विद इन उस कॉलेज की जो एक कमेटी बनती है उसी वो करवा रहे हैं, लेकिन जो उनकी फैकल्टी रहते हैं उस फैकल्टी को नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो है वो पे नहीं किया जाता। तो अगर वो लोग आपको अप्रोच करना चाहें तो क्या वो लोग भी आपको अप्रोच कर सकते हैं? मेरे अंडर गवर्नमेंट कॉलेजेस और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज वगैरह नहीं आती हैं। निजी जितनी प्राइवेट कॉलेजेस, प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, वो तकरीबन 451 हैं, वो मेरे अंडर आती हैं। बट आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, वोकेशनल ट्रेनिंग, स्किल ट्रेनिंग, दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना, इन सब में एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है कि सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं वो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन देगा, नॉट कॉलेज नॉर यूनिवर्सिटी। सपोजिंग आप एक कौशल विकास योजना के अंडर कोई स्किल कोर्स चल रहा है, तो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सर्टिफिकेट उसका वैलिड तभी होगा कि अगर कौशल विकास योजना का उसके ऊपर सील होगी। तो अपनी मर्जी से ये कॉलेजेस कोर्स नहीं चला सकते। दे हैव टू गेट इनटू अ काइंड ऑफ अ MOU, रजिस्टर कराना पड़ेगा। सेंट्रल स्किल काउंसिल्स हैं, चाहे वो मीडिया की हो, चाहे वो लॉजिस्टिक्स की हो, उनके साथ रजिस्ट्रेशन कराकर उनकी सील, सर्टिफिकेट्स और डिप्लोमास और डिग्रीज उन्हीं की सील पर जाएंगे, नॉट दी कॉलेज और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। तो इसमें ये ना हो जाए कि वो कॉलेज अपना डिग्री, ये अपना सर्टिफिकेट दे दे तो वो इनवैलिड है, स्किल से ताल्लुक अगर है। BVOC कोर्सेज हैं, तो देयर हैज टू बी एन एग्रीमेंट बिटवीन द सेंट्रल एजेंसीज जो BVOC कंडक्ट कर रही हैं कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में, और सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री, स्किल और BVOC कोर्सेज में सील जो होगी सर्टिफिकेट्स में, वो उस पर्टिकुलर एजेंसी की होगी, नॉट कॉलेज और यूनिवर्सिटी। जी सर। सर कई बार अमूमन ये भी देखने को आया कि कई कॉलेजेस में जो फैकल्टी मेंबर या इवन अगर कोई 4th क्लास का भी है, तो अगर वो छुट्टी करता है तो उसकी सैलरी कट जाती है। तो इस तरह की चीजों को रोकने के लिए आयोग किस तरह से कार्य करता है सर? देखिए, हमारा मेन मैंडेट मेरा जो है लिमिटेड मैंडेट है। माय मैंडेट इज टू इंश्योर क्वालिटी एजुकेशन, और क्वालिटी एजुकेशन में स्टूडेंट्स आते हैं, फैकल्टी आती है। जो नॉन फैकल्टी स्टाफ है उसकी सिर्फ हम एक मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं या इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि इनकी भी सुनवाई हो। अदरवाइज लेबर कोर्ट और भी व्यवस्थाएं हैं जहां पर नॉन फैकल्टी
जा सकती है। लेकिन हमारा हमेशा प्रयास रहा है कि हिमाचल के जितने निजी कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज हैं उसमें नॉन फैकल्टी स्टाफ 80% होना चाहिए, तो वो इंश्योर करते हैं कि 80% हिमाचली हों। और दूसरा कि अगर उनकी कोई प्रॉब्लम्स हैं, उनकी कई बार यूनियंस हमको लिखती रहती हैं, तो रिस्पांस हम मांगते हैं मैनेजमेंट से और उनको आग्रह करते हैं कि इनकी जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करें। बट डायरेक्टली हम नॉन फैकल्टी स्टाफ की कॉन्फ्रंटेशन जो मैनेजमेंट के साथ है उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते, क्योंकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज लिंक्ड टू स्टूडेंट्स एंड द फैकल्टी मेंबर्स। जी सर, यहाँ पे ओम प्रकाश जी का एक प्रश्न है कि आज के समय की अगर हम बात करें तो व्यावसायिक शिक्षा हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये इस तरह की शिक्षा जो है वो हमारे मूल उद्देश्य को जो है वो खत्म कर रही है? तो अगर हम लोग प्राइवेट और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की अगर हम बात करें तो इस तरह की व्यवस्था को बनाए रखने में किस तरह से वो अपना सामंजस्य जो वो बना के रख सकते हैं? देखिए जी, आप बिल्कुल सही, और मैंने भी पहले ही कहा था कि हमारा एजुकेशन सिस्टम सिर्फ जॉब ओरिएंटेड बना रहा है बच्चों को, और संस्कार और जो एक चरित्र निर्माण है उसमें बड़ी कमी है। तो एक वैल्यू बेस्ड एजुकेशन सिस्टम की बात हमने चलाई है। हर एक विषय जो है, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, आई फॉग, आई क्लाउड, जिसकी भी बात कर रहे हो, उसमें ह्यूमन वैल्यूज हर सब्जेक्ट में इंट्रोड्यूस हों। ह्यूमन, आप एक प्रोडक्ट बना देंगे लेकिन उसमें कोई ह्यूमन वैल्यूज नहीं होंगी तो क्या करेगा? सिर्फ ग्रीड की तरफ जाएगा, लोभ की तरफ जाएगा, पैसा बनाने की तरफ जाएगा। तो इसमें ये एजुकेशन सिस्टम अभी है, इसमें बहुत बड़ा एक गैप है। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन लाना अत्यंत अनिवार्य है। मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ, और इसके लिए हमने अभी एक दो फाउंडेशंस हैं, जैसे मैं नाम नहीं लूँगा, कुछ एक स्पिरिचुअल फाउंडेशंस हैं, उनको कहा है कि कंपैरेटिव रिलीजन के ऊपर काम करें, और हर विषय में हम वैल्यूज, ह्यूमन वैल्यूज कैसे इंट्रोड्यूस करें और प्रकृति को कैसे बीच में लाएं, ये सब हम कोशिश करेंगे। इसमें बहुत समय लगेगा, क्योंकि हमारा पूरा अभी समाज पूरा, जैसे मैंने कहा ना, सिर्फ ग्रीड, लोभ, रिकग्निशन, पावर, नाम, इस तरफ भागा हुआ है। इसमें बड़े बड़े बुद्धिजीवी चाहिए, हम तो नाचीज हैं। प्रयत्न जारी है जी। जी सर, मेरा भी एक प्रश्न है सर कि जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस की अगर हम बात करें तो वहाँ पे एक मैनेजमेंट सीट रहता है कि 100 में से 10% सीट जो रहते हैं वो मैनेजमेंट सीट्स रहती है। तो जब एडमिशन की बारी आती है तो वो सीट्स अगर 1 लाख रुपए टोटल फीस है दूसरे 90 स्टूडेंट्स की, तो वहाँ पे 2 लाख 2.5 लाख रुपए भी वो लोग चार्ज करते हैं, लेकिन उस वहाँ पे उनको कोई भी उसकी रिसीप्ट जो है वो नहीं दी जाती जितना वो एक्चुअल अमाउंट ले रहे हैं। और दूसरा इसके साथ सर कई बार ये होता है कि हजारों रुपए जो है वो बच्चों को फाइन भी लगता है, तो उस फाइन का भी कोई ऑडिट नहीं होता, ना उससे रिलेटेड कोई वो रिसीप्ट देते हैं कि ना वो कोई रिकॉर्ड में नहीं रहती सारी चीजें। तो इस तरह की चीजों के ऊपर भी क्या आप लोग कोई चेक रखते हैं सर? हाँ जी बिल्कुल, जैसे हमारे पास कोई कंप्लेंट आती है तो ज़रूर हमारी कमेटी जाकर वहाँ पर ज़रूर कार्रवाई करती है, थोड़ी इन्फॉर्मेशन आती है। आपको मैं बताऊँ, ये बड़ा भारी प्रॉब्लम है। मैनेजमेंट सीट बीएड कॉलेज का एग्जांपल देता हूँ कि बीएड कॉलेजेस में जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो सेंट्रल होता है, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है, और उसमें जो सिलेक्ट होता है उसका काउंसलिंग होती है। कई बार क्या होता है कि वैकेंसीज पूरी नहीं भर जाती, तो उसके बाद आई थिंक मेरे ध्यान में अभी आया है कि उसको ओपन डिक्लेयर कर देते हैं। तो हमने कुछ एक कॉलेजेस में ये पाया कि 11-15, एक जगह 30-40 स्टूडेंट्स भी ऐसे हैं जिन्होंने ना एंट्रेंस एग्जाम दिया, ना काउंसलिंग हुई, कि ये मैनेजमेंट के थ्रू ओपन थ्रो कर दी थी एचपीयू ने या जिससे भी एफिलिएटेड थे। तो और ऑब्वियसली फिर मैनेजमेंट ने अपना उसमें पैसों के थ्रू उन्होंने गेन किया होगा। तो ये जो इसमें बहुत लोग इन्वॉल्व हैं और बहुत लोगों को जॉइंट एक्शन करना पड़ेगा।
मैंने जो एक्शन लिए हैं उसमें मैं मैक्सिमम पेनल्टी करता हूं, दूसरा सिफारिश करता हूं एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी को कि इस कॉलेज के ऊपर एक्शन हो। फिर कॉलेज की अपनी भी यूनियंस हैं, तो ये जनाब इसमें पूरी ट्रांसफॉर्म होने की जरूरत है, इसमें जॉइंट एक्शन की जरूरत है, जॉइंट अवेकनिंग की जरूरत है इस पूरी फील्ड में। आप समझते हैं कि मेरा जो मैंडेट है उस मैंडेट के हिसाब से मैं पूरा जोर लगा रहा हूँ, लेकिन आई वांट पॉलिटिकल विल, आई वांट हेल्प फ्रॉम एवरीवन, ऑल स्टेट ऑफ सोसाइटी टू रिफाइन दिस सिस्टम। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैनेजमेंट गलत है, उसको भी प्रॉफिट चाहिए थोड़ा बहुत, तो उसको भी सस्टेन करना है। एडमिशन हो नहीं है, बच्चे आ नहीं रहे हैं, तो कैसे सस्टेन करेगा? सैलरी पैकेज कैसे पे करेगा अपने फैकल्टी को? ये बड़ा भारी विडंबना है, बड़ी सारी इसमें लिंक्स हैं। अंतिम प्रश्न ले रहा हूँ सर। संजीव शर्मा जी का एक प्रश्न है कि जितने भी प्राइवेट कोचिंग सेंटर है, क्या उनकी फीस जो होती है काफी ज्यादा हाई रहते हैं, तो क्या उनका भी ऑडिट जो है आयोग करवाता है? नहीं, जहाँ की ये बहुत बड़ा एक एरिया है जो अभी तक आयोग इसकी डिटेल्स में नहीं गया। ऐसा प्रतीत होता है कि कोचिंग सेंटर्स हैव टेकन ऑन द एजुकेशन। मतलब यह है कि बच्चे जो है ज़्यादा ज़्यादा कॉन्फिडेंट कोचिंग सेंटर्स में है, जहाँ की नॉर्मल एजुकेशन चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट द्वारा दी जा रही हो, उसके ऊपर इतना उनको कॉन्फिडेंस नहीं है। तो क्या हो गया कि कोचिंग सेंटर्स की प्रोलिफरेशन हुई है, बहुत ज़्यादा एक एक कमरे में कोचिंग सेंटर चलाए जा रहे हैं, 20-20 स्टूडेंट्स उनको वहाँ पर हैं, फीस का कोई हिसाब नहीं है, कोई एमएसएमई के अंडर चला रहा है, कोई इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का, कोई आईटी डिपार्टमेंट का। तो ये बड़ा गहरा एक इशू है, जिसमें हमने थोड़ी कोशिश करी है जानने की कि अचानक किसने आपको कहा कोचिंग सेंटर चलाने को, कहाँ से मान्यता प्राप्त हुई है आपको, आपकी फीस कौन रेगुलेट कर रहा है? कई जगह कोई उत्तर ही नहीं है। तो ये एक बहुत ही नेबुलस और एक खतरनाक कोचिंग सेंटर का जाल है, जिससे वही है जॉब ओरिएंटेड, सबको नौकरी चाहिए, तो कोचिंग सेंटर मदद करते हैं और एक ऐसा एक इल्यूजन क्रिएट कर देते हैं कि इस कोचिंग सेंटर में आओगे तो जॉब पक्का है, चाहे किसी भी श्रेणी वाली जॉब हो, कंपटीशन से लेकर आपके बड़े बड़े आईआईटी एमबीए कॉलेजेस में भेजना। ये एरिया बहुत ही डीप है, इसकी पॉकेट्स बहुत डीप हैं, इसमें और मुझे ताकत चाहिए लॉ की लीगल तरीके से इसको निपटने की। जी सर, धन्यवाद सर। अब मेरा निवेदन रहेगा भाई विनोद कुमार योगाचार्य जी से कि वो डॉक्टर सुंदर में एक अंतिम प्रश्न मेरे दिमाग में आया, क्योंकि हमारा फोकस जो है पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज या स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज पे होता है। तो मैं देखता हूं कि जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं या जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें ब्लाइंड स्टूडेंट्स को या व्हील चेयर यूजर्स को ये एडमिशन डिनाई कर देते हैं। तो क्या इस तरीके के कोई इंस्ट्रक्शंस हमारे कमीशन की तरफ से भी जा सकते हैं क्या, या कि ये आपके जुरिस्डिक्शन में आता है? ठीक है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में 5% रिजर्वेशन वाला जो एक प्रोविजन है एक्ट का, वो लागू नहीं हो पाता है, क्योंकि एक्ट कहता है कि ये जो है सिर्फ गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशंस के लिए है। लेकिन जो आपने बात इक्वालिटी की, तो वो इक्वालिटी, राइट टू एजुकेशन, वो तो सबके पास है। तो अगर कहीं कोई इसको डिनाई करता है इस तरीके को, तो और आपके पास कंप्लेंट आती है, तो क्या आप उसको एंटरटेन कर सकते हैं? जी, आपकी बिल्कुल सही क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट, आई फॉरगॉट इनफैक्ट इक्वालिटी में ये हमने इंस्ट्रक्शंस पास कर रखी हैं कि ये डिसेबिलिटी किसी टाइप की भी हो, उसको एडमिशन डिनाई नहीं होगी, प्लस उसके लिए जो फीस का स्ट्रक्चर है वो बहुत कम होगा। अगर कोई अभी तक मेरे पास कोई कंप्लेंट नहीं आई है कि किसी को एडमिशन डिनाई हुई है। अगर इस तरह की कंप्लेंट है तो ज़रूर उस यूनिवर्सिटी के ऊपर एक्शन होगा। ये मेरी प्रायोरिटी थी कि जितने भी, चाहे ब्लाइंड हो चाहे और तरीके से जो डिफरेंटली चैलेंज्ड हो,
अगर वो एडमिशन लेना चाहते हैं यूनिवर्सिटी में तो एडमिशन डिनाई नहीं करें। इनफैक्ट कई यूनिवर्सिटी में रैंप का बंदोबस्त हुआ है, व्हील चेयर का बंदोबस्त है, मैं पर्सनली भी देख कर आया हूँ। और बाकी जहाँ नहीं है वहाँ इंस्ट्रक्शन पास की गई है कि इन केस that you have to provide ramps and wheelchairs to the different फिर हो गया था। Yeah, yes. जी सर। हाँ, यस सर, यस सर, यस सर। सर अगर आप अपना वीडियो ऑफ कर दें तो आपकी वॉइस क्लियर हो जाएगी थोड़ी। जी मेरी आवाज। जी सर, आप कंटिन्यू कर सकते हैं सर। हाँ, ये जो डिसेबिलिटी वाला इशू है, इसमें अगर कहीं पर कोई आप करता है या कुछ मिसबिहेवियर हुआ है तो जरूर हमारे स्टूडेंट को लाएं, हम उचित कार्रवाई करेंगे। है कि डिफरेंटली चेंज डिसेबल्ड स्टूडेंट्स को एडमिशन भी मिलेगी, प्लस व्यवस्था भी दी जाएगी उनकी पढ़ाई का। धन्यवाद सर, थैंक यू जी। अब मेरा विनम्र निवेदन रहेगा भाई विनोद कुमार योगाचार्य जी से कि वो आज के कार्यक्रम का धन्यवाद प्रस्ताव रखें। भाई विनोद कुमार योगाचार्य जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुरेंद्र जी। मैं आज के वेबिनार के मुख्य वक्ता मेजर जनरल अतुल कौशिक जी का उमंग फाउंडेशन की तरफ से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आपने बहुत ही सुंदर ढंग से निजी उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ रहे विद्यार्थियों के अधिकारों पर हमारा मार्गदर्शन किया। आजादी के अमृत महोत्सव पर मानवाधिकार संरक्षण पर यह हमारा आज 13वां साप्ताहिक परिचर्चा का भाग था। मैं उमंग फाउंडेशन के चेयरमैन प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव जी का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिनके अथक प्रयासों से इस वेबिनार सीरीज का आज 13वीं कड़ी संपन्न हुई। इसके अतिरिक्त आज के कार्यक्रम के मंच संचालक डॉक्टर सुरेंद्र जी, तकनीकी सहयोग के लिए उदय वर्मा जी, इंजीनियर संजीव शर्मा जी, मुकेश जी, सवीना जी, और हमारे साथ आज जुड़े प्रोफेसर ललित डडवाल जी, प्रोफेसर जेडी शर्मा जी, विजय लांबा जी, अर्की कॉलेज के में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर श्रवण जी का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा। श्रीमती मृदुला श्रीवास्तव जी और नरेश देव जी का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा, और उमंग फाउंडेशन के तमाम सदस्यों का भी आभार व्यक्त करता हूं उमंग फाउंडेशन की तरफ से। और हमारे साथ विभिन्न राज्यों और हिमाचल के सभी श्रोताओं का मैं आभार व्यक्त करता हूं। और यह वेबिनार हर हफ्ते 8 बजे तक हमारा यह वेबिनार सीरीज चलती है। और आज किसी विशेष परिस्थिति के कारण हमारा यह सोमवार को वेबिनार संपन्न हुआ है। साथ ही हमारा यह वेबिनार उमंग फाउंडेशन के फेसबुक पेज पर लाइव भी आप देख सकते हैं, और उमंग फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पर भी उपलब्ध है। आप हमारे साथ इस वेबिनार में जुड़े और हमारे आने वाले समय में भी मानवाधिकार आयोग के अनेक विषयों पर हमारे जो वेबिनार होंगे उस पर भी आप सभी जुड़ें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।